हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, इसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो सीक्वेंस वाइज हम लोग सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। टोटल इसमें 35 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम लोग 2 चैप्टर जो हैं वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, संधि, है ना। तो संधि के विषय में जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो कल जो है वो हम लोगों ने जो संधि चैप्टर है ये स्टार्ट तो कर दिया था, और इसमें जो है मैंने स्वर संधि के बारे में आप लोगों को पूरा बता दिया था, है ना, कि स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। जैसा कि आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद, है ना। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वर संधि के जो हैं ये 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। इसमें जो पहला है वो क्या है? दीर्घ संधि, है ना। तो आज जो है वो हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को ना, संधि का क्या होता है, संधि बहुत जल्दी, मतलब कुछ लोगों को, स्टूडेंट्स को तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं संधि में। तो इसको ना हम लोग ज़्यादा डीप तरीके से नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो डेफिनेशन बेस्ड नहीं पढ़ेंगे कि मैं आपको परिभाषा दूंगी फिर आप उसको समझेंगे। सेम जिस तरीके से बुक में दिया है हम उसी तरीके से पढ़ेंगे और उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होता है ना कि थोड़ा इजी हो जाता है। और अगर हम डेफिनेशन बेस्ड पढ़ते हैं तो फिर उसमें ना इतना समझ में नहीं आता है, सारा का सारा ऊपर से ही जाता है ना। तो इस बुक में मुझे ये चीज़ बहुत सही लगी है कि जो संधि दे रखी है ना वो एक तरीके से फॉर्मूला बेस्ड दे रखी है, तो उससे क्या होता है, आसानी से समझ में आ जाता है। तो जैसे कि जो दीर्घ संधि दे रखी है तो इसमें क्या दिया हुआ है? अ प्लस अ इक्वल आ, मतलब कि 2 छोटे आ को जब जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? बड़ा आ बनता है, बड़ा आ बनता है। तो इसी का मतलब ये हो गया कि यही फॉर्मूला यूज होगा आपका दीर्घ संधि में सबसे पहले, है ना। अब देखिए, जैसे कि स्वर प्लस आर्थी, स्वर प्लस आर्थी। अब इसमें क्या दिया है? स्वर। जब आप रा, लास्ट वाला जो अक्षर है, जो रा पे जाएंगे तो आ जाएगा, और उसके बाद जब हम अर्थी पे आ रहे हैं तो आप आर्थी, आ प्लस 3 बोल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा स्वार्थी। ठीक है। अब सेकंड, दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि इक्वल दैत्यारी। अब इनमें देखिए आ की ही आवाज आ रही है। जब आप दैत्य बोलेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है? या मतलब कि आ, है ना। और अरि में तो आ ऑलरेडी दे ही रखा है, तो क्या हो गया? ये दैत्यारी। तो कौन सी संधि है ये? दीर्घ संधि है ना। थर्ड, देह प्लस अंत, देह प्लस अंत इक्वल देहांत। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में जैसे कि दे दिया जाएगा देहांत। पहली चीज तो ये होती है कि जब भी हम किसी भी मतलब शब्द का विच्छेद करते हैं, तो जब 2 शब्दों को हम अलग अलग करते हैं ना, तो दोनों का कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का मतलब निकल रहा है दूसरे का कोई मतलब निकल रहा है, तो इस तरीके से कभी भी विच्छेद नहीं होगा। दोनों ही शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए, तभी किसी शब्द मतलब शब्द का आप विच्छेद कर सकते हो। अब जैसे कि देहांत है ना। अब देहांत में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए देहांत में कौन सी संधि दे रखी है। तो जब आप देहांत का विच्छेद, मतलब विच्छेद का मतलब जब आप अलग अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो देहांत को आप कैसे अलग करेंगे? ऐसा तो कर नहीं सकते, देहा अलग कर लिया, ता अलग कर लिया, ना तो देहा का ही कोई मतलब निकलेगा ना ही ता का कोई मतलब निकलेगा। तो इसको आप कैसे अलग करेंगे? देह, देह का मतलब होता है शरीर, है ना। अलग कर लिया, देह का मतलब निकल आया। अंत, अंत मतलब कि खत्म हो गया, एंड हो गया उसका, है ना। तो इन दोनों को जब मिला दिया तो क्या हो गया? देहांत, मतलब कि दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलना चाहिए, तभी संधि विच्छेद पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट, देव प्लस अर्चन। आप, मैं जितने भी आपको यहाँ पे शब्द बताऊंगी आप सभी का खुद से देखिएगा कि सभी शब्दों का अर्थ जरूर निकल रहा होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि एक का अर्थ निकल रहा है तो दूसरे का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है ना। अब देखिए, राम, राम प्लस अवतार। तो जो ये राम अवतार लिखा हुआ है, जब राम एक अलग शब्द हो गया और अवतार एक अलग शब्द हो गया, है ना। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? राम अवतार, है ना। तो इसी तरीके से वेद प्लस अंत, वेद एक अलग शब्द हो गया और अंत एक अलग शब्द हो गया, जब दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया? वेदांत। तो ये क्या है? ये दीर्घ संधि है। ठीक है। नेक्स्ट,
अब जो पहले वाले में हमने बताया था वो क्या बताया था, अ प्लस अ इक्वल आ, है ना। अब अ प्लस आ वाला नियम देखेंगे। अब तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय का मतलब जब हिम बोलेंगे तो आ की आवाज आएगी माँ में, और आलय में तो आ ही रहा है ना। तो ये क्या हो गया, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय, है ना। नेक्स्ट शुभ प्लस आरंभ, शुभ प्लस आरंभ, तो क्या हो गया ये शुभारंभ। तो कौन सी संधि है ये, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, है ना। तो सत्य प्लस आग्रह ये क्या हो गया, सत्याग्रह। फिर देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, तो क्या हो गया देवालय। शिव प्लस आलय, शिवालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। ठीक है, मतलब कि ये है कि जो पहला वाला शब्द है उसमें तो आ की आवाज आनी चाहिए, और जो दूसरा वाला शब्द है उसमें आ की आवाज आनी चाहिए। तो दोनों को मिला के क्या हो गया ये दीर्घ संधि। पहला नियम अ प्लस अ इक्वल आ, दूसरा अ प्लस आ इक्वल आ, है ना। तीसरा आ प्लस अ बराबर आ, है ना। तो इसमें क्या है, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या हो गया विद्यार्थी, है ना। विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। फिर परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी। सीमा प्लस अंकित बराबर सीमांकित। शिक्षा प्लस अर्थी बराबर शिक्षार्थी। दीक्षा प्लस अंत बराबर दीक्षांत। यथा प्लस अर्थ बराबर यथार्थ, है ना। तो दीर्घ संधि में हम क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि में जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है सारे आ के बाद अगर छोटा आ जुड़ रहा है तो बड़ा आ बन रहा है, छोटा आ के बाद अगर बड़ा आ लग रहा है तो भी बड़ा आ बन रहा है, और बड़ा आ के बाद अगर छोटा आ रहा है तो भी बड़ा आ बन रहा है, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ अगर है तो भी बड़ा आ ही बन रहा है ना। अब ये तो जो चार हो गए, ये चार क्या हो गए, ये चार हो गए छोटे आ के नियम, ठीक है, आ वाले नियम हो गए ये चारों। अब इससे आगे आएंगे ई के नियम, इससे आगे क्या आएंगे ई के नियम। ई के नियम क्या है देखिए, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई बन रहा है तो क्या होगा कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र बराबर क्या हो गया कविंद्र, है ना, क्या हो गया कविंद्र। मुनि प्लस इंद्र बराबर मुनीन्द्र। अति प्लस इव बराबर अतीव, और अभि प्लस ईस्ट बराबर अभीष्ट। अब इसके आगे छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, है ना, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, तो ये क्या बनेगा गिरि प्लस ईश बराबर गिरीश, गिरि प्लस ईश बराबर गिरीश। मुनि प्लस ईश्वर बराबर मुनीश्वर। अधि प्लस ईश्वर बराबर अधीश्वर। कवि प्लस ईश बराबर कवीश। कवि प्लस ईश्वर बराबर कविश्वर। हरि प्लस ईश बराबर हरीश, है ना। सेम इसी तरीके से है बड़ी ई प्लस ई। अब इसमें क्या है, पहले शब्द में बड़ी ई आएगा और दूसरे शब्द में छोटी ई आएगा, सब सेम रहेंगे बस मात्राएं चेंज हो जाएंगी, है ना। अब इसमें क्या है, मही प्लस इंद्र बराबर महींद्र, मही प्लस इंद्र बराबर महींद्र। अब अगर महींद्र शब्द लिख के आ जाए और पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सी वाली संधि है, तो मतलब मेरा इसको समझाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आप मतलब शब्दों को कितना रटेंगे, कि 10,000 20,000 50,000 कितने शब्द रटोगे कि इसमें ये संधि है। तो अगर जैसे ये वाले नियम आप लोगों को याद हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई भी संधि आप लोगों से पूछी जाएगी तो आप उन दोनों शब्दों को अलग करके देख लोगे कि मात्राएं क्या बन रही हैं, है ना। अब जैसे कि अगर आपको याद है कि अ प्लस अ इक्वल आ होता है, तो आ प्लस आ इक्वल आ, जहाँ पे मात्रा आ रही है डंडा आ रहा है तो वहाँ पे कौन सी संधि हो रही है दीर्घ संधि हो रही है। कैसे, अब मान के चलो स्वार्थी दे दिया, अब आपको ये वाला नियम याद है तो आप क्या करोगे स्वर को अलग कर लोगे और अर्थी को अलग कर लोगे, है ना। स्वर अलग कर लिया और अर्थी अलग कर लिया तो पता चल जाएगा ना कि रा में आ की आवाज आ रही है और आ में तो आ की आवाज ऑलरेडी आ ही रही है। तो इससे कॉमन सेंस यूज करके आप सोच सकते हो हाँ यहाँ पे दीर्घ संधि है ना। सेम इसी तरीके से ई में मान के चलो विद्यालय आ गया, नहीं सॉरी कविंद्र आ गया, है ना। अब जब कविंद्र आ गया तो अगर आपको याद है कि ई प्लस ई इक्वल बड़ी ई
जो दे रखा है ये किस में आता है, दीर्घ संधि में आता है। तो आप कविंद्र को अलग अलग कर लोगे, कवि को अलग कर लोगे, इंद्र को अलग कर लोगे। तब यहाँ पे जब मात्राएं देखो, कवि मतलब कि छोटी की मात्रा आ रही है, इंद्र मतलब कि बड़ी की मात्रा आ रही है, तो ये कौन सी संधि हो गई, ये जो है वो दीर्घ संधि हो गई। तो ये चीजें जो है ना वो आप लोग को याद करनी पड़ेंगी, है ना। सेम इसी तरीके से आगे बड़ी ई के नियम दे रखे हैं, और सेम इसी तरीके से जो है ये ऊ के नियम दे रखे हैं, और बड़े ऊ के नियम दे रखे हैं, और रे के नियम दे रखे हैं। अब इसको मैं एक बार में जैसे कि आप लोगों को समझा दूं, तो दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि को अगर हम शॉर्टकट तरीके से समझें तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनको चारों को याद कर लेना है। कैसे याद कर लेना है, अ प्लस अ इक्वल आ, दीर्घ संधि हो गई। अ प्लस बड़ा आ इक्वल आ, ये भी दीर्घ संधि हो गई। बड़ा आ प्लस आ इक्वल आ, ये भी दीर्घ संधि हो गई। आ प्लस आ इक्वल आ, ये भी दीर्घ संधि हो गई। और सेम ई में अगर छोटी ई आती है या बड़ी ई आती है, दोनों मिलकर बड़ी ई बन रही है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन रहा है, दीर्घ संधि है। फिर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये भी दीर्घ संधि है ना। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, तो ये भी दीर्घ संधि हो गई। और रे प्लस रे इक्वल रे अगर बन रहा है तो ये भी दीर्घ संधि हो गई, है ना। अब इनके सबकी मात्राएं अलग अलग हैं, तो सबके शब्द भी अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि सेम सारे शब्द अलग होंगे। अब देखो यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल बड़ा बना है, तो यहाँ पे स्वर में आ की आवाज आ रही है और अर्थी में आ की आवाज आ रही है, तो दोनों मिलाकर क्या बन गए, स्वार्थी। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब देखो इसमें क्या है, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। अब इसमें क्या है, जब आप गुरु पढ़ रहे हो तो इसमें छोटी ऊ की मात्रा आ रही है ना। और जब आप उपदेश पढ़ रहे हो तो भी इसमें छोटा ऊ आ रहा है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, है ना। तो गुरु उपदेश में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। विदुदय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लोग को मात्राएं याद होंगी ना तो शब्द तो अपने आप ही आप तोड़ के बता दोगे कि संधि कौन सी है। शब्द याद नहीं होंगे, मान के चलो आप दीर्घ संधि में जितने इस किताब में शब्द दे रखे हैं आपने याद कर लिए, लेकिन अगर कोई किसी दूसरी किताब का अगर शब्द आ गया तो आप लोग क्या करोगे। तो इस वजह से सीधा नियम याद करो, शब्द तोड़ना सीख लो। जब शब्द तोड़ना सीख लोगे तो संधि करना अपने आप ही सीख जाओगे, ठीक है। अब जैसे कि आज हमने जो है वो दीर्घ संधि कंप्लीट कर ली, है ना। दीर्घ संधि कंप्लीट कर ली तो इसके जितने भी नियम है ना, आज आप लोग सारे इसके नियम याद कर लो, है ना। और इसके शब्दों को एक तरीके से, जैसे कि आ के भी शब्दों को देखो, फिर ई के शब्दों को देखो, फिर ऊ के शब्दों को देखो, इन सारे शब्दों को देखो आप लोग, है ना। और फिर इसके बाद है ना जो गुण संधि है ना वो हम लोग बाद में करेंगे, है ना। सेकंड जो है ना वो हम कल की वीडियो में करेंगे। आज जो है वो आप लोग इतना ही रिवीजन करो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बाकी का जो है वो हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुण संधि, वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करो। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।